नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है मौर्य साम्राज्य के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं दोस्तों मौर्य साम्राज्य के बारे में, और आज की जो है हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी तीसरी क्लास है। दोस्तों, कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि सम्राट अशोक ने जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है श्रीलंका महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था, जो कि इसका बेटा और इसकी बेटी थी। और साथ ही दोस्तों, तक्षशिला में जो है मच्छांति को भेजा था, और हिमालय क्षेत्र में जो है मध्यम को भेजा था। और साथ ही दोस्तों, भारत में जो है सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रारंभ जो है किसने करवाया था? अशोक ने जो है करवाया था। ये शिलालेख क्या होते हैं? शिलालेख होते हैं जिन पर जो है दोस्तों, यानी पत्थरों पर जो है कुछ संदेश लिखे जाते हैं जो कि जनता तक जो है पहुंचाए जाए, तो इन्हीं को जो है दोस्तों शिलालेख कहा गया है। तो यहाँ तक हम कल की क्लास में जान चुके थे, और आज की क्लास में हम जानेंगे अशोक के शिलालेख कितने थे। 14 थे। स्तंभ लेख की बात की जाए जो कि 7 थे, और गुहा लेख की यदि बात की जाए तो गुहा लेख थे 3। तो इन सभी के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हम बात करते हैं अशोक के 14 शिलालेख थे। इन 14 शिलालेखों में हम बात करेंगे जिनसे क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ उन्हीं को करेंगे। जैसे पहले शिलालेख की हम बात करते हैं, तो इसमें जो है पशु बलि की निंदा, अहिंसा, समस्त प्रजा हमारे पुत्र हैं, इन सभी के बारे में बताया गया है। साथ ही दूसरे में दोस्तों पशु चिकित्सा, दक्षिण राज्यों का उल्लेख, जैसे चेल, चोल, पांड्य और सतीय सतीय पुत्र। तीसरे शिलालेख में दोस्तों अधिकारी राज्यों को युक्तक और प्रदेशक यानी प्रत्येक 5 वर्ष में भ्रमण करना है। और साथ ही दोस्तों चौथा, वैरिघोष नीति के स्थान पर जो है धम्मघोष की नीति जो है अपनाई थी। तो दोस्तों, अब इनको पहले लिख लेते हैं, फिर आगे की हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हम बात करेंगे यानी अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेख, अशोक के शिलालेखों की यदि बात की जाए तो 14 शिलालेख हैं। और यदि बात की जाए दोस्तों स्तंभ लेख की, स्तंभ स्तंभ लेख की यदि बात की जाए तो स्तंभ लेख कितने हैं दोस्तों? स्तंभ लेख जो है 7 हैं। अब दोस्तों, ये जो है एक पिलर होता था, पिलर टाइप का होता था यानी स्तंभ, और इन पर जो है संदेश लिखे जाते थे। क्या दोस्तों? इन पर जो है क्या लिखे जाते थे? इन पर जो है शिलालेख जो है यानी स्तंभ पर जो है लेख लिखे जाते थे, यानी इन पर जो है संदेश जो है लिखे जाते थे। और साथ ही दोस्तों गुहा लेख की यदि बात की जाए, गुहा लेख, गुहा लेख कितने थे? गुहा लेख थे दोस्तों 3। अब ये गुहा लेख क्या होते थे? तो गुफा में जो है पहाड़ियों पर संदेश जो है लिखे जाते थे। अब दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं यानी अशोक के 14 शिलालेख। इन 14 शिलालेखों में जो है क्या क्या लिखा हुआ, तो एक एक करके हम जानने वाले हैं। तो हेडिंग डालेंगे दोस्तों अशोक के 14 शिलालेख। अशोक के 14 शिलालेख। तो पहले अभिलेख की यदि बात करते हैं यानी पहले शिलालेख की बात करते हैं। शिलालेख, पहले शिलालेख में जो है किसके बारे में बताया गया? तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं पहले शिलालेख में कहा गया है पशु बलि की निंदा, अहिंसा व समस्त प्रजा हमारे पुत्र है। तो लिखेंगे पशु बलि, पशु बलि की निंदा, अहिंसा यानी अहिंसा, एवं समस्त प्रजा हमारे पुत्र हैं। समस्त प्रजा हमारे पुत्र हैं। तो ये पहले शिलालेख में कहा गया। अब दोस्तों, दूसरे शिलालेख की यदि बात करते हैं, दूसरे शिलालेख, तो दूसरे शिलालेख में जो है क्या कहा गया है? तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे दूसरे शिलालेख की। तो दूसरे शिलालेख में यानी पशु चिकित्सा, दक्षिण राज्यों का उल्लेख, जैसे चेल, चोल, पांड्य और सतीय पुत्र। तो लिखेंगे दोस्तों पशु चिकित्सा, पशु चिकित्सा। साथ ही दोस्तों दक्षिण राज्यों का उल्लेख,
दक्षिण राज्यों का उल्लेख, जैसे चेल, चेल हो गया दोस्तों, चोल, पांड्य और सतिया पुत्र, सतीय पुत्र। तो इन सभी दक्षिण भारत के जो है, दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में जो है पता लगता है दूसरे शिलालेख में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तीसरे शिलालेख की। तो इसमें जो है अधिकारी राज्यों को युक्तक और प्रादेशिक के बारे में बताया गया है। तो लिखेंगे तीसरे शिलालेख में, तीसरे शिलालेख। दोस्तों तीसरे शिलालेख की यदि बात की जाए तो तीसरे शिलालेख में जो है इसके अधिकारियों के बारे में बताया गया है। किसके अधिकारी के बारे में बताया गया? कौन कौन से अधिकारी थे? रज्जुक था, रज्जुक, रज्जुक, युक्तक, युक्तक हो गया, और साथ ही दोस्तों प्रदेशक, ये हो गया प्रदेशक। और प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में भ्रमण, 5 वर्ष में भ्रमण करना। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं शिलालेख 4 की। 4 शिलालेख। तो चौथे शिलालेख में जो है किसके बारे में बताया गया है? तो इसके बारे में जानने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों चौथे शिलालेख के बारे में। तो यहाँ पे बात करते हैं, यानी भेरी घोष की नीति के स्थान पर जो है धम्म घोष की नीति जो है अपनाई थी। लिखेंगे भेरी घोष की नीति के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाई। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे अशोक के शिलालेखों की यदि बात की जाए तो 14 शिलालेख है। शिलालेख मतलब ये पत्थरों पर जो है कुछ संदेश लिखे जाते थे, जो कि राजा के संदेश जो है जनता तक जो है पहुँचाए जाएँ। स्तंभ लेख की यदि बात की जाए, जो पिलर टाइप होते हैं तो उन पर जो है संदेश लिखे जाते थे। साथ ही दोस्तों गुहा लेख, जो कि गुफा में जो है पहाड़ियों पर संदेश जो है लिखे जाते थे। तो 3 थे गुहा लेख। साथ ही अशोक के 14 शिलालेख की बात की जाए तो कौन कौन से 14 शिलालेख हैं, जिन पर क्या क्या लिखा है, तो इनके बारे में देखेंगे। जैसे पहले शिलालेख में लिखा हुआ है पशु बलि की निंदा, अहिंसा और समस्त प्रजा हमारे पुत्र हैं। यानी कहा गया है पशु बलि, यानी पशुओं की जो है हत्या नहीं करना चाहिए। साथ ही दोस्तों अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। और साथ ही दोस्तों समस्त प्रजा, यानी जितनी भी प्रजा है हमारे पुत्र के समान है। तो ये पहले शिलालेख में कहा गया है। साथ ही दोस्तों दूसरे शिलालेख की यदि बात की जाए तो इसमें पशु चिकित्सा, दक्षिण राज्यों का उल्लेख, जैसे चेल, चोल, पांड्य और सतीय पुत्र। इन दक्षिण पशु चिकित्सा एवं दक्षिण राज्यों का उल्लेख जो है अशोक के दूसरे शिलालेख में जो है मिलता है। साथ ही दोस्तों अशोक के तीसरे शिलालेख की बात करते हैं तो इसमें अधिकारी यानी राज्यों को युक्तक और प्रादेशिक का उल्लेख जो है अशोक के तीसरा शिलालेख में मिलता है। और इनका काम था प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य का भ्रमण करना, यानी राज्य में घूमना और देखना कोई, यानी किसी जनता को कोई परेशानी तो नहीं है, और राज्य का चक्कर लगाना और घूमना और वहाँ की जो है स्थिति के बारे में राजा को बताना। तो इसके बारे में कहा गया है शिलालेख 3 में जो है बताया गया। और साथ ही दोस्तों चौथे शिलालेख में यानी भैरी घोष की नीति के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाई थी। तो ये भैरी घोष की नीति क्या थी? तो ये भैरी घोष की नीति थी युद्ध की नीति। यानी अशोक जो है पहले भैरी घोष की नीति अपनाता था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद जो इसने भैरी घोष की नीति के स्थान पर जो है धम्म घोष की यानी शांति की नीति जो है अपनाई थी। तो इसके बारे में चौथे शिलालेख में जो है बताया गया। अब दोस्तों 5वें शिलालेख की बात करते हैं, फिर छठे, 7वां, 8वां, 13वां और 14वां। तो इनको एक साथ लिख लेते हैं, फिर एक साथ इनको जानेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं 5वां शिलालेख। तो दोस्तों जिन जिन शिलालेख से क्वेश्चन बने हैं बार बार सिर्फ उन्हीं को करेंगे, बाकी को जो है नहीं करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं 5वें शिलालेख की। तो लिखेंगे दोस्तों इसमें धम्म महामात्र के बारे में बताया गया। महामात्र की नियुक्ति, धम्म महामात्र की नियुक्ति के बारे में जो है
बताया गया। और साथ ही दोस्तों इनका काम क्या होता था, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। लिखेंगे दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है इनकी नियुक्ति की जाती थी। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं छठे शिलालेख की। शिलालेख, छठे शिलालेख की यदि हम बात करते हैं तो छठे शिलालेख में जो है क्या है दोस्तों, इसकी यदि बात करते हैं तो दोस्तों इसमें आत्मनियंत्रण यानी यदि जनता कल्याण की बात है तो उसके अधिकारी किसी भी समय अवगत करा सकते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों आत्मनियंत्रण, आत्म नियंत्रण यानी यदि जन कल्याण की बात है, जन कल्याण, जन कल्याण की बात है तो उसके अधिकारी किसी भी समय अवगत करा सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल नहीं दोस्तों, सातवें शिलालेख की। शिलालेख, सातवें शिलालेख की यदि बात करते हैं तो दोस्तों सातवें शिलालेख में जो है किसके बारे में बताया गया है, तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे सातवां शिलालेख। तो दोस्तों सातवें शिलालेख की यदि बात की जाए तो दोस्तों इसमें जो है धार्मिक समन्वय के बारे में जो है बताया गया। किसके बारे में, धार्मिक समन्वय के बारे में जो है बताया गया। तो लिखेंगे धार्मिक समन्वय के बारे में जो है बताया गया दोस्तों। यानी 259 BC में जो है बोध गया की यात्रा की थी 10वें वर्ष बाद। लिखेंगे 259 BC में बोध गया की यात्रा की थी, यानी शासन के 10वें वर्ष बाद। किसने दोस्तों, शासन के जो है 10वें वर्ष बाद। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे 8वें शिलालेख की। 8वें शिलालेख, तो 8वें शिलालेख की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो 8वें शिलालेख में कहा गया है धम्म यात्रा के बारे में। धम्म यात्रा के बारे में, किसके दोस्तों, धम्म यात्रा के बारे में। यानी 249 BC में, 249 BC में लुम्बिनी गया था। कहाँ पे दोस्तों, लुम्बिनी गया था, यानी शासन के 20वें वर्ष बाद। किसके दोस्तों, शासन के 20वें वर्ष बाद। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं शिलालेख, यानी 13वें शिलालेख की हम बात करेंगे। 13वां शिलालेख, तो 13वें शिलालेख की यदि बात करते हैं तो दोस्तों 13वें शिलालेख में जो है किसके बारे में बताया गया दोस्तों, इसमें जो है कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया। किसमें, कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया। किसमें, 13वें शिलालेख में। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं 14वें शिलालेख के बारे में। 14वां शिलालेख, 14वें शिलालेख में जो है किसके बारे में बताया गया है, तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे 14वें शिलालेख के बारे में। तो इसमें यहाँ पे हम बात करते हैं, इसमें सद्भावना के बारे में जो है बताया गया। किसके दोस्तों, सद्भावना के बारे में जो इसमें बताया गया। दोस्तों अब यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर आगे की चर्चा जो है करेंगे। यानी एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये भी आपको बाकी बचे हुए अच्छे से समझ में आ जाएँ। 5वें शिलालेख में कहा गया है धम्म महामात्र की नियुक्ति, यानी धम्म महामात्र की यदि बात की जाए तो इनकी नियुक्ति की जाती थी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। यानी अशोक ने जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है 5वें शिलालेख में जो है धम्म महामात्र की जो है नियुक्ति की थी, और जिनके द्वारा जो है बौद्ध धर्म का प्रचार जो है कराया जाता था। तो इनके बारे में 5वें शिलालेख में जानकारी मिलती है। साथ ही छठे शिलालेख की यहाँ पे हम बात करते हैं तो इसमें आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल के बारे में जो है बताया गया। इसमें कहा गया है यदि जन कल्याण की बात है तो उसके अधिकारी किसी भी समय आकर अवगत करा सकते हैं, यानी अशोक को जो है बता सकते हैं। यानी छठे में कहा गया है
यदि जन कल्याण की यानी जनता के कल्याण की बात है यानी जनता के फायदे की बात है तो उसके अधिकारी जो है किसी भी समय आकर अशोक को ये बात बता सकते हैं। तो ये छठे शिलालेख में लिखा गया है। सातवें शिलालेख की यदि बात की जाए तो इसमें धार्मिक समन्वय के बारे में यानी 259 BC में जो है बोध गया की यात्रा की यानी शासन के 10वें वर्ष बाद जो है 259 BC में अशोक कहाँ गया था, बोध गया गया था, जहाँ पर महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये कब गया था, 259 BC में। कहाँ पे, सातवें शिलालेख में बताया गया है। आठवें शिलालेख की बात की जाए तो धम्म यात्रा के बारे में यानी 249 BC में जो है लुम्बिनी गया था 20वें वर्ष बाद यानी शासन के 20वें वर्ष बाद, जब जहाँ पर जो है लुम्बिनी यानी कपिलवस्तु लुम्बिनी में जो है किसका जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध की का जो है जन्म हुआ था। अब 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया और यही कलिंग युद्ध है जो कि इनके राज्य अभिषेक के 8वें दिन बाद जो है हुआ था। और इसी कलिंग युद्ध के बाद जो है इन्होंने भैरी घोष की नीति छोड़कर जो है धम्म घोष की नीति जो है अपना ली थी। अब 14वें शिलालेख की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें जो है सद्भावना के बारे में जो है बताया गया है। तो दोस्तों अब इनका जो है आगे की बात करते हैं। जैसे डॉक्टर स्मिथ के अनुसार यानी इनके अकॉर्डिंग बौद्ध स्थल की यात्रा का क्रम, तो सबसे पहले कहाँ गया था अशोक, लुम्बिनी कपिलवस्तु, फिर सारनाथ, श्रावस्ती, बोधगया और कुशीनगर जो है गया था। और साथ ही दोस्तों एक रुम्मिनदेई अभिलेख है जो कि नेपाल के तराई क्षेत्र में है। तो यहाँ पे कहा गया है अशोक ने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद जो है लुम्बिनी नेपाल की यात्रा की। और मास की लघु शिलालेख जो कि कर्नाटक में, इसमें जो है अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा था। साथ ही कनगनहल्ली कर्नाटक से अशोक की पाषाण पर बनी प्रतिमा नाम के साथ जो है मिली है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों इनको जो है वो लिख लेते हैं, फिर आगे की हम चर्चा करेंगे। लिखेंगे डॉक्टर स्मिथ के अनुसार बौद्ध स्थल की यात्रा का क्रम। डॉक्टर स्मिथ, इसको सही लिख लेते हैं डॉक्टर स्मिथ। दोस्तों डॉक्टर स्मिथ के अनुसार बौद्ध स्थल की तीर्थ यात्रा का क्रम यानी इनके अनुसार अशोक सबसे पहले कहाँ गया था और सबसे बाद कहाँ गया था। तो इसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों लुम्बिनी कपिलवस्तु, जहाँ पर जो है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। फिर दोस्तों सारनाथ गया था, जहाँ पर जो है महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। फिर गया था दोस्तों श्रावस्ती, जहाँ पर जो है महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए थे। फिर गया था दोस्तों कहाँ पे, बोध गया, जहाँ पर जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और फिर गया था कुशीनगर, जहाँ पर महात्मा बुद्ध की जो है मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। तो दोस्तों ये डॉक्टर स्मिथ के अनुसार जो है अशोक का बौद्ध स्थल की तीर्थ यात्रा का क्रम है। तो दोस्तों अब यहाँ पे लिखेंगे रुम्मनदेई अभिलेख जो कि नेपाल के तराई क्षेत्र में मिलता है। तो लिखेंगे रुम्मनदेई अभिलेख की यदि बात की जाए तो ये नेपाल के तराई क्षेत्र में है। नेपाल के तराई क्षेत्र में, कहाँ पे दोस्तों, नेपाल के तराई क्षेत्र में। और साथ ही दोस्तों यहाँ से पता लगता है कि अशोक ने जो है राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद लुम्बिनी नेपाल की यात्रा की थी। अशोक ने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद लुम्बिनी नेपाल की यात्रा की। तो ये आपको याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पे बात की गई है, एक अभिलेख और मिला है यहाँ पे, मास की लघु शिलालेख, जो कि कहाँ पे है, कर्नाटक में। और इसमें जो है अशोक ने जो है स्वयं को बुद्ध शाक्य जो है कहा है। लिखेंगे मास की लघु शिलालेख, ये कहाँ पे दोस्तों, ये है कर्नाटक में। कहाँ पे, कर्नाटक में। और इसमें जो है अशोक ने
अशोक ने स्वयं को अशोक ने जो है स्वयं को क्या कहा था दोस्तों? बुद्ध शाक्य कहा। क्या दोस्तों? बुद्ध शाक्य कहा। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। यहाँ पे लिखेंगे कनगनहल्ली कर्नाटक से जो है अशोक की पाषाण पर बनी प्रतिमा नाम के साथ जो है मिली है। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे कनगनहल्ली कनगनहल्ली की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है दोस्तों? कनगनहल्ली कर्नाटक में है। और साथ ही दोस्तों कनगनहल्ली से जो है अशोक की पाषाण होता है दोस्तों स्टोन पर बनी प्रतिमा, पाषाण पर बनी प्रतिमा मिली है। याद रखें दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अशोक के स्तंभ लेख। तो अशोक के स्तंभ लेख भी जानेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे पहले इनको, यानी डॉक्टर स्मिथ के अनुसार जो है बौद्ध स्थल की यात्रा का तीर्थक्रम, यानी डॉक्टर स्मिथ ने क्या कहा है कि अशोक ने जो है कौन कौन सी यात्राएं की थी। तो सबसे पहले लुम्बिनी कपिलवस्तु गया था जहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। फिर गया था सारनाथ जहाँ पे सबसे अधिक, यानी यहाँ पर पहला उपदेश दिया था। श्रावस्ती जहाँ पर सबसे अधिक उपदेश दिए। बोध गया जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कुशीनगर जहाँ पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। साथ ही दोस्तों जुम्मनदेई अभिलेख नेपाल के तराई क्षेत्र में, तो यहाँ से जो है अशोक ने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद जो है लुम्बिनी नेपाल की यात्रा की थी, इसके बारे में पता लगता है। साथ ही मास्को लघु शिलालेख से पता लगता है जो कि कर्नाटक में है कि अशोक ने जो है स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है किस शिलालेख में कहा गया है कि अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा था। तो ये मास की लघु शिलालेख है जो कि कर्नाटक में, तो इसमें जो है सम्राट अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य जो है कहा था। साथ ही कनगनहल्ली कर्नाटक से अशोक की पाषाण पर बनी प्रतिमा जो है, पाषाण यानी पत्थर पर बनी प्रतिमा जो है मिली है। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों अशोक के स्तंभ लेख के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से 7 स्तंभ लेख हैं। तो हेडिंग डालेंगे अशोक के 7 स्तंभ लेख। स्तंभ लेख से मतलब होता है जो कि पिलर पर जो है लिखवाए जाते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले की दिल्ली टोपरा। और इसके बाद यदि बात करते हैं मेरठ, एक मेरठ में था। तीसरे की यदि बात करते हैं कौशाम्बी, तीसरा दोस्तों कौशाम्बी। चौथे की यदि बात करते हैं दोस्तों लोरिया, ये कौन सा दोस्तों लोरिया नंदनगढ़ लोरिया नंदनगढ़। और यहाँ पे बात करते हैं लोरिया अरारोज, लोरिया अरारोज कौन सा दोस्तों? लोरिया अरारोज हो गया। फिर दोस्तों रामपुर या रामपुरवा, और यहाँ पे हम बात करेंगे 7वें की अशोक स्तंभ लेख, अशोक स्तंभ लेख। अब दोस्तों इनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों यदि बात करते हैं जो ये दिल्ली टोपरा है, तो दिल्ली टोपरे की यदि बात की जाए तो दिल्ली टोपरा को जो है हरियाणा से लेकर आया था। कौन लेकर आया था? तो फिरोज शाह तुगलक जो है हरियाणा से इसको दिल्ली लेकर आया था। तो दोस्तों लिखेंगे FST दोस्तों, यानी फिरोज शाह तुगलक जो है हरियाणा से दिल्ली लेकर आया था। याद रखें दोस्तों, दिल्ली लेकर आया था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों मेरठ वाले की यदि बात की जाए तो मेरठ से जो है दिल्ली लेकर आया था। तो दोस्तों इसको जो है मेरठ से FST मेरठ से दिल्ली लेकर आया था, तो ये आपको याद रखना है। यानी मेरठ से जो है दिल्ली लेकर आया था किसको? तो दूसरे वाले को। यदि बात करते हैं दोस्तों तीसरा है दोस्तों कौशाम्बी।
और कौशाम्बी की यदि बात की जाए तो ये कौशाम्बी जो है रानी अभिलेख भी कहते हैं, यानी इसको जो है रानी अभिलेख भी कहा जाता है। रानी रानी अभिलेख, रानी अभिलेख भी जो है इसको कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, इसको जो है रानी अभिलेख भी जो है कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे जो ये तीन पड़ते हैं, यानी लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरारोज और रामपुर या रामपुरवा, तो ये तीनों कहाँ पे पड़ते हैं? तो ये तीनों पड़ते हैं दोस्तों बिहार में, ये तीनों बिहार में पड़ते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो ये सातवां है अशोक स्तंभ लेख, तो दोस्तों इसको जो है प्रयागराज स्तंभ लेख कहा जाता है, क्योंकि पहले कौशाम्बी में स्थित था, बाद में जो है अकबर ने इसे इलाहाबाद प्रयागराज में जो है स्थापित किया था। तो दोस्तों इसको लिखेंगे, पहले ये कौशाम्बी में स्थित था, पहले कौशाम्बी में स्थित था, पहले कौशाम्बी में स्थित था, बाद में अकबर ने इसे इलाहाबाद प्रयागराज में स्थापित कराया। इलाहाबाद प्रयागराज में स्थापित कराया, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, तो इसीलिए जो है दोस्तों इसको प्रयागराज स्तंभ भी जो है कहा जाता है, तो दोस्तों इसीलिए इसको प्रयाग स्तंभ लेख भी जो है कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये जो है अशोक के 7 स्तंभ लेख हैं और ये कहाँ कहाँ पर है, तो ये आपको अच्छे से पता लग गया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आगे की चर्चा, जैसे अशोक के अभिलेख, यानी बहुत सारे अभिलेख हैं और कौन सा कहाँ पर है, तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ से बनता है, तो इन सभी के बारे में जो है हम जानेंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे अशोक के अभिलेख मानसेरा और शहबाजगढ़, ये कहाँ पे? पाकिस्तान में, कालची उत्तराखंड में, सोपारा महाराष्ट्र में, धौली और जोगढ़ उड़ीसा, गिरनार गुजरात में, एर्रगुडी आंध्र प्रदेश में, और साथ ही दोस्तों सारनाथ स्तंभ उत्तर प्रदेश में, सांची स्तंभ मध्य प्रदेश में, और रुम्मिनदेई अभिलेख और दोस्तों निगलीबा, ये कहाँ पे? नेपाल के तराई क्षेत्र में है ये दोनों, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब इनको एक एक करके यहाँ पे लिखने वाले हैं हम, पहले इसका एक बार रिवीजन करेंगे यहाँ पे और उसके बाद इनको लिख लेंगे। तो दोस्तों अशोक के 7 स्तंभ लेख की यदि बात की जाए तो पहला है दिल्ली टोपरा, तो दोस्तों दिल्ली टोपरे की यदि बात की जाए तो FST यानी फिरोज शाह तुगलक ने जो है हरियाणा से दिल्ली लेकर आया था, यानी जो ये दिल्ली टोपरा है तो इसको जो है हरियाणा से दिल्ली लेकर आया था फिरोज शाह तुगलक। मेरठ वाले की यदि बात की जाए तो FST तुगलक जो है इसको दिल्ली लेकर आया था, यानी मेरठ से जो है इसको दिल्ली लेकर गया था। और साथ ही कौशाम्बी की यदि बात की जाए तो इसको रानी अभिलेख भी जो है कहा जाता है। क्या दोस्तों? रानी अभिलेख भी इसको कहा जाता है। लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरारोज और रामपुर या रामपुरवा, तो ये तीनों अब स्तंभ लेख जो है कहाँ पे हैं? बिहार में है। कहाँ पे दोस्तों? बिहार में है। साथ ही दोस्तों सातवां है अशोक स्तंभ लेख, तो अशोक स्तंभ लेख की यदि बात की जाए तो इसको जो है प्रयागराज स्तंभ लेख कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये जो है पहले कौशाम्बी में स्थित था और बाद में जो है अकबर ने इसे इलाहाबाद प्रयागराज में जो है स्थापित कराया था, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी और इससे आगे का जो बचा है उसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।